आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टडी क्लासेस दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 21 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पेपर लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो पहले ही दोस्तों मैं आपको 2 अंक की महत्व प्रश्न आपको बता चुका हूँ, उत्तर के साथ समझा दिए। 3 अंक की महत्व प्रश्न देख रहे थे। तो 3 अंक की महत्व प्रश्न उत्तर की सीरीज में ये आपका पार्ट 2 है। ओके, फाइनल पार्ट है। ओके, पार्ट 1 आ चुका है तो उसको भी आप जाकर देख लीजिए। तो क्रम से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, जितनी मैंने आपको कहा है केमिस्ट्री की वीडियो डाली है तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्या है क्रम से आप वीडियो देखकर तैयारी करिएगा। ओके, साथ ही वस्तुनिष्ठ में आपको बताते ही चल रहा होगे। तो देख लेते हैं 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई क्या रास्ता ना हो। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न है, द्रवों में गैसों की विलेयता के संबंध में हेनरी के नियम लिखिए तथा दैनिक जीवन में हेनरी के नियम के क्या है 2 अनुप्रयोग आपको बताने। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर आपके 3 नंबर या 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं हेनरी का नियम आपका किस प्रकार से। हेनरी का नियम पहले याद कर लेना है, केवल हेनरी का नियम बस भी आपका आ सकता है 2 नंबर में। ओके, तो देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ओके, अर्थात गैस में विलयन के ऊपर जितना अधिक दाब होगा उसकी विलेयता उतनी अधिक होगी। और ओके, मतलब क्या है आपका जो स्थिर दाब पर किसी गैस से द्रव की विलेयता, मतलब कोई भी जो गैस है द्रव में जितना ज्यादा अगर उसमें आप दाब लगाएंगे उतनी ज्यादा घुलेगी। ओके, वही लिखा है कि गैस की द्रव में विलेयता गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब आप क्या है जितना ज्यादा आप दाब बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा क्या है गैस क्या है द्रव में घुलेगी वही। ओके, और इसी नियम के आधार पर क्या है जो आपके कोको कोला वगैरह में आपने देखा होगा गैस भरी होती है, इसी नियम के आधार पर भरी जाती है। तो अनुप्रयोग में आपको वही बता देना। ओके, तो पहले आपको क्या है हेनरी का नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये आपका हेनरी का नियम है। ओके जी, आपको इसके अनुसार बताएंगे यदि विलायक के इकाई द्रव्यमान में विलेय गैस का द्रव्यमान m तथा सामान्य दाब आपका p है, तब आपका हो जाएगा m आपका होगा समानुपाती आपका p। ओके, इस प्रकार से जब यहाँ समानुपाती हटाएंगे तो आपका kh आपका हेनरी स्थिरांक आ जाएगा। ओके, बिल्कुल आसान है। अनुप्रयोग देख लेते हैं। अनुप्रयोग मतलब क्या है, अब हेनरी का नियम हमने पढ़ तो लिया है, इसका मतलब दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। ओके, तो पहला उपयोग है कि कार्बोनेट शीतल पेय के इसका प्रयोग किया जाता है, पेय पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। शीतल पेय पदार्थ मतलब जैसे कोको कोला स्प्राइट वगैरह ये सब आती है तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। ओके, तो किस प्रकार से भरी जाती है सोडा वाटर में। ओके, कि उसमें इसी नियम के अनुसार हेनरी के नियम का प्रयोग करके ओके अच्छा दाब दिया जाता है गैस को, तब उसमें क्या है गैस क्या है द्रव में मिल जाती है। तो वही बताया जा रहा है सोडा वाटर एवं शीतल पेय में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को क्या अधिक दाब पर क्या बंद किया जाता है। दूसरा क्या है इसका उपयोग कि गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए। ओके, गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए क्या है संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं। अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैस जैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन के रक्त में क्या है विलेयता अधिक हो जाती है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा की जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोर द्वारा श्वास लेने के लिए उपयोग की जाने वाले टैंकों में क्या है हीलियम मिलाकर क्या है तनु की गई वायु का क्या उपयोग किया जाता है। ये आपका बताया गया। ओके, कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्लूकोज के 5% विलयन का अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या है प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए, जबकि क्या ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 है तथा आपका आर का मान आपका दिया हुआ आर का। ओके, देख लेते हैं दिया क्या ये देख लेते हैं पहले। तो मैं क्या है दिया है WB मतलब हो जाता है बी मतलब बिले। ओके, तो आपका क्या है ये बिले का आपका भार दिया हुआ है 5 है। ओके, तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्या है आपका MB आपका दिया आणविक द्रव्यमान 180, आर का मान हमें ये दिया हुआ है। ओके, बी मतलब 1 लीटर हमें दिया हुआ है इस प्रकार से। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 100 ml दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका निकालना है 0.1 लीटर। ओके, तो आप देख लेते हैं। अभी आपका फॉर्मूला होता है प्रासरण दाब में निकालना है। प्रासरण दाब का फॉर्मूला होता है सिंपल, आपको फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपसे फॉर्मूला बनेगा तो आप फिर आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जिस प्रकार से मोलरता नॉर्मलता फॉर्मलता ये सब है फॉर्मूला है, फॉर्मूला मान रखते हैं तुरंत आंसर आ जाता। अंक एक प्रश्न में आपको हल करवा ही चुका होंगे। उसी प्रकार से ये आपका फॉर्मूला होता है प्रासरण दाब का, याद कर लीजिए आपका दिया हुआ है, बस इसमें मान रखा आंसर निकालते हैं सॉल्व करके 6.8 वायुमंडल इसका आपका आंसर आ जाता है। ओके, प्रासरण दाब निकालना था तो ये आपका आंसर आ जाता। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्रिय ऊर्जा और दहली ऊर्जा को समझाना है। वो देख ले सक्रिय ऊर्जा क्या कहलाती है। वह ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया में अणु को सक्रिय करने के लिए आवश्यक होती है सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। बिल्कुल आसान है। वह ऊर्जा क्या है सक्रिय ऊर्जा बताना है तो वह ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया में क्या है अणु की क्या सक्रियता को बढ़ा देती है। सक्रिय ऊर्जा मतलब क्या है आपकी जो अणु की क्या सक्रिय बढ़ा दे वो हो जाती है आपकी सक्रिय ऊर्जा। ओके, यह ऊर्जा की वह अतिरिक्त मात्रा है जो क्रियाकारी अणुओं में रासायनिक क्रिया कराने के लिए आवश्यक होती है। अणुओं की परस्पर टकराव से यह अणु क्या है सक्रिय की ऊर्जा में प्राप्त होते हैं। ये आपका इसे व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट देख दहलीय ऊर्जा क्या कहलाती है।
सक्रिय अणु के पास जो संपूर्ण ऊर्जा होती है उसे दहली ऊर्जा कहते हैं। सक्रिय अणु हो जाता है, सक्रिय ऊर्जा से क्या है, जो अणु होता है उसमें क्या है, सक्रिय अणु में क्या है, ऊर्जा आ जाती है। जो संपूर्ण ऊर्जा जो होती है आपके सक्रिय अणु के पास उसे क्या है, दहली ऊर्जा कहा जाता है। दहली ऊर्जा युक्त अणु तुरंत ही क्या है, उत्पाद संकुल और फिर अपघटित होकर क्या है, उत्पाद अणु में बदल जाता है। और ये डायग्राम के माध्यम से क्या है समझाया गया है। इसमें सक्रिय ऊर्जा को भी समझाया गया है, साथ ही आपको क्या है, दहली ऊर्जा को भी समझाया गया है। तो ये से भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कारण बताइए। कारण बताना है। ओके, ये क्वेश्चन अलग अलग से भी पूछे जा सकते हैं या फिर आपको साथ साथ इस प्रकार से भी दिए जा सकते हैं। पहला जैसे है एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा उच्च होता है, क्यों, ही आपसे पूछे जा रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एल्कोहल को अगर हम मतलब एल्केन को गर्म करते हैं तो तुरंत क्या है, इसका क्वथनांक मतलब ये तुरंत ही उबलने लगता है। क्वथनांक मतलब उबल जाना, ओके, तुरंत उबलने लगता है। जबकि ओके और जबकि बाष्प में बदलने लगता है। जबकि एल्कोहल एल्केन की अपेक्षा क्या है और थोड़ा टाइम लेता है। तो इसका बहुत टाइम बाद क्वथनांक होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका मेन रीजन मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट आपको। इसमें क्या है, एल्कोहल में 100% आपका क्या है, हाइड्रोजन बंध क्या है आपका प्रबल होगा। हाइड्रोजन बंध प्रबल होने के कारण ये क्या है, एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन की अपेक्षा उच्च होता है। ओके, तो मेन रीजन इसका आपका है हाइड्रोजन बंध है। ओके, अबंध या हाइड्रोजन बंध हुए तो देख लेते हैं। वही बस बताया गया है आपका कि एल्कोहल के क्वथनांक संगत एल्केन या हेलो एल्केन की अपेक्षा क्या अधिक होते हैं। इसका कारण है कि एल्कोहल में उसके अणु हाइड्रोजन आबंधों के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, एक असंगुणित अणु बना लेते हैं, जिससे क्या है विघटन के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है, क्वथनांक उच्च हो जाता है। अधिक ऊष्मा चाहिए पड़ता है ना विघटित होने के लिए। क्योंकि ये क्या है, प्रबल क्या है, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। इस कारण एल्कोहल के आपके क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। और ये आपको इसके माध्यम से बताया, ये भी आपका बताएं चाहे ना बता चल जाएगा। बाकी मैंने आपको रीजन बता दिया। इसका रीजन केवल इतना ही है कि आपका क्या है, एल्कोहल में हाइड्रोजन जो बंध होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो प्रबल होता है। यही कारण है कि क्या है, एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा उच्च होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होता है, क्यों, चलिए इसे देख लेते हैं। तो आपका दोस्तों एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल क्या अधिक अम्लीय होता है। इसका मेन रीजन क्या है कि फिनॉल में क्या है, प्रोटॉन मुक्त होने पर क्या है, फिनॉक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, जबकि एल्कोहल से प्राप्त एल्कोक्साइड आयन में क्या है, अनुनाद संभव नहीं है। अनुनाद इसमें हो जाता है, किसमें, फिनॉल में अनुनाद पाया जाता है। प्रोटॉन क्योंकि मुक्त अवस्था में होता है, प्रोटॉन मुक्त अवस्था में होने के कारण ये फिनॉक्साइड बनाता है और इसमें अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद प्राप्त करने से ये क्या हो जाता है, इसमें ये अम्लीय हो जाता है। और जिसमें भी आपका अनुनाद प्रभाव पाया जाएगा, ओके, वो अब अपरिवर्तित रूप से रहेगा, मतलब उसमें क्या है, अम्लीय प्रभाव दर्शाएगा। और जबकि एल्कोहल में क्या है, आपका अनुनाद प्रभाव नहीं होता है, जिससे ये क्या है, ये आपका ये संभव नहीं है। ये क्या है, अब संभव नहीं है, ये आपका अम्लीय होना संभव नहीं है। यही बताया। तो एल्कोहल क्या आपका उदासीन होता है एक पार्ट। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन से क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी सहायता से क्या है, आवासशील विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, तो पहले हमें देखना है क्वथनांक उन्नयन क्या कहलाता है। क्वथनांक उन्नयन क्या है, विलायक में आवासशील विलेय मिलाने पर बने विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की अपेक्षा अधिक होता है। आवासशील विलेय युक्त विलयन के क्वथनांक में शुद्ध विलायक की तुलना में होने वाली यह वृद्धि क्या है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। इसे क्या है, टी यहाँ आपका डेल्टा टी वी से इसे दर्शाते हुए ये आपका दिया है क्वथनांक उन्नयन। अब आपको इसमें यही बताना कि आवासशील का आणविक द्रव्यमान की आपको ज्ञात करना है, किसकी सहायता से, क्वथनांक उन्नयन की सहायता से। कैसे करना है तो देख लेते हैं। प्रयोग द्वारा हम देखा है कि क्वथनांक उन्नयन क्या है, विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। ये क्या होता है, जो क्वथनांक उन्नयन होता है, मतलब आपका डेल्टा टीबी होता है, मतलब क्वथनांक उन्नयन, ये किसके समानुपाती होता है, आपकी मोलरता के समानुपाती। स्मॉल एम से क्या है, मोलरता को प्रदर्शित करते हैं, तो मोलरता के समानुपाती होता है। अब हम ये समानुपाती हटाएंगे हमारा, तो यहाँ इक्वल लगा लीजिए आप। ओके, ये आपका इक्वल लग जाएगा। जब समानुपाती हटाएंगे तो आपका क्या है, के भी आपका एक स्थिरांक आ जाए। यहाँ के भी आपका क्या है, एक स्थिरांक आ गया। ओके, ये आपका हो जाता है समीकरण, एक नाम दे दिया। बस अब हमें क्या है कि ये ज्ञात करने का सिंपल है, बहुत आसान है। बस क्या करना है, अब हमें क्या है, मोलरता का हमें सूत्र पता ही है। मोलरता का हमें फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, मोलरता का सूत्र। ओके, ये मोलर का हमने सूत्र लिख लिया। बस हमें क्या है, जो इसके मान है वो आपको रख देना है। ओके, तो यहाँ हमारा मान क्या दिया है, m बराबर हमारा ये दिया हुआ है, तो m का मान हमें आपको ये होगा फॉर्मूला। ओके, तो हमें इसमें क्या कर देना है, ये आपका दूसरा समीकरण, इसको बना लीजिए। ये आपका दूसरा समीकरण हो जाता है। ओके, पहला तो हमने ये आपको किसी सहायता से निकाल लिया, क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा से हमने ये निकाल लिया कि जो आपका होता है क्वथनांक उन्नयन वो क्या है, मोलरता के समानुपाती होता है। ओके, तो समानुपाती आप हटाएंगे तो आपका के भी आपके स्थिरांक आ जाएगी। ये आपका हो जाता है समीकरण। दूसरा समीकरण कैसे बन जाता है कि हमें मोलरता का फॉर्मूला अपने आप से पता ही है, तो ये आपका दूसरा समीकरण हो जाता है। ओके, अब ये आपका स्मॉल एम का मान है, मतलब स्मॉल एम मतलब मोलरता का मान है। ओके, तो स्मॉल एम का मान आपको क्या है, समीकरण 1 में रख देना है, और फिर आपको क्या है, वो समीकरण 1 में मान रख देंगे, वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका व्यंजक बन जाएगा। उपयुक्त व्यंजक इसमें मान रख दिया, ये मान रख दिया,
ओके, तो आपका व्यंजक बन गया जिसमें लिखा हुआ है उपयुक्त व्यंजन की सहायता से किसी भी वाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना की जाती होगी। तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से न्यूमेरिकल आपको ये वाला सॉल्व करना होगा। आसान है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा याद कर लीजिएगा। फिर आपको ये वाला फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि क्वथनांक उन्नयन क्या है, मूलतः के समानुपाती होता है। बस फिर आपको ये मूलतः का सूत्र होना चाहिए, इसमें मान रखेंगे आपका आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्गनीज समीकरण का संक्षिप्त टिप्पणी लिख रही है। तो आर्गनीज समीकरण के बारे में आपको बताना है। ओके, तो आर्गेनिक समीकरण देख लेते हैं। आर्गेनिक समीकरण से पहले बता दूं आपको दोस्तों, अभी तक याद नहीं है आर्गेनिक समीकरण, तो याद कर लीजिएगा। ओके, समीकरण को अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सीधे डायरेक्ट आपसे क्या है, एक वाक्य में क्वेश्चन आ जाता है आर्गेनिक समीकरण लिखिए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, याद कर लीजिए डायरेक्ट। अब आर्गेनिक समीकरण क्या है देख लेते हैं। आर्गेनिक समीकरण किसी समांगी गैसीय अभिक्रिया के दर स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए क्या है, प्रस्तुत समीकरण है। इसके अनुसार क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की दर स्थिरांक ताप के क्या है, सात चर घातीय के रूप में होता है। ओके, और आर्गेनिक समीकरण आपका ये दिया हुआ है, आर्गेनिक समीकरण ये दिया हुआ है। ओके, इसे आपको क्या अच्छे से याद कर लेना है, डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, वही आपका दिया हुआ है। ओके, फिर इसको क्या है, इसमें लॉग ले लिया गया है, पर बाकी इसे सॉल्व कर दिया गया इतना। और फिर ये आपको बताया इसमें के क्या है आपका, और ये आपका आर्गेनिक गुणांक है, ये सब आपको बताया गया। ओके, टी आपका परम ताप है, आर आपका जो दिया हुआ है वो आपका क्या है, गैस स्थिरांक। मैन आर्गेनिक समीकरण ये आपको याद करके रखिएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, सीधे एक वाक्य में आ जाता है। ओके, और फिर इसमें आपके के क्या है आपका, अभिक्रिया की दर स्थिरांक है, या आर क्या है आपका, आर आपका क्या हो जाता है, गैस स्थिरांक है। टी आपका परम ताप है, ए आपका क्या है, आर्गेनिक गुणांक है। ओके, इस प्रकार से आपको ये बता गया, तो ये आपको याद रख लेना है, बस इतना ही आपको रखना है। आर्गेनिक समीकरण और आर्गेनिक समीकरण जो अपने के है, ई है, आर ये सब आ रहे हैं, ये क्या है। ओके, तो वो आपको याद रख लेना है, और आर्गेनिक समीकरण की दो लाइनें ऊपर की याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, ये आपका है आर्गेनिक समीकरण। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कारण बताइए। कारण बताइए पहला हमारा, एल्कोहल के क्वथनांक ईथर के क्वथनांक से उच्च होते हैं। देखिए, फिर क्वथनांक, जब भी क्वथनांक की बात हो तो आप समझ लीजिए, जब भी क्या है कि इसके क्वथनांक इसकी तुलना में अधिक होता है, क्यों होता है, तो समझ जाइए कि उसमें क्या है, हाइड्रोजन बंध प्रबल होगा। ओके, जिसका क्वथनांक उच्च है समझ जाइए उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रबल होता है। जिसमें कम क्वथनांक हो उसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कमजोर होता है। ओके, यही बिल्कुल ये हाइड्रोजन बॉन्ड का सिद्धांत किसमें काम करता है, जल में घुलने का। यदि आपसे पूछे कोई पदार्थ ये जल में घुल जाता है, क्यों घुल जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, उसके जो पदार्थ के अणु है वो जल के अणुओं के साथ क्या हाइड्रोजन बंध बना लेते, ये घुल जाता है। यही आपके जल में घुलने का सिद्धांत रहता है, और यही आपके क्या है, क्वथनांक में होता है। तो आप सीधे उसका फैक्ट याद कर लीजिए, फिर आप किसी भी टॉपिक का पूछे। अभी हम पढ़ के आए हैं अभी एक और वाला क्वथनांक वाला। ओके, इसी बार से अभी एक और हमसे पूछ लिया जा रहा दोबारा कारण बताने में। ये अल्कोहल के क्वथनांक ईथर के क्वथनांक से उच्च होते हैं, तो रीजन क्या बताना है, अल्कोहल के क्वथनांक ईथर के क्वथनांक से उच्च हाइड्रोजन बंध के कारण क्या है, होते हैं। बस मेन रीजन आपका लाइन यही है, इतना आपको लिख देना है, आपका नंबर आपको मिल जाएंगे, बाकी आपको डिटेल से ये पूरा समझाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। वही आगे बताया जा रहा है, इसमें ईथर हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, अतः क्या है, क्वथनांक अल्कोहल की अपेक्षा कम होते हैं। ये आपका बताया गया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। शुद्ध फिनॉल एक रंगहीन ठोस होता है, किंतु हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गुलाबी हो जाता है। रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या पूछा जा रहा है कि अगर आप फिनॉल को अगर ऐसे लेंगे, आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सफेद आपको एकदम आपको क्या है, रंगहीन मिलेगा। रंगहीन मतलब सफेद मिलेगा, ठोस मिलेगा। ओके, लेकिन अगर आप इसे कुछ समय के लिए हवा में छोड़ देते हैं तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि ये गुलाबी रंग का हो गया, सफेद से क्या है, गुलाबी रंग का हो गया। तो ये गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, और अब वो बताना है, साथ ही इसका रासायनिक समीकरण बताना है। इसका मैं आपको बता देता हूँ उसका क्या रीजन है कि जो आपका जब क्या है, जो आपका फिनॉल है, फिनॉल जब खुला छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेता है, आपका क्विनोन बना लेता है। ओके, क्विनोन फिर दोबारा क्या क्रिया करके ये फिनोक्विनोन बना लेता है। जो फिनोक्विनोन बनता है लास्ट में उत्पाद, वो गुलाबी रंग का होता है। तो यही कारण है कि क्या है, फिनॉल क्या है आपका गुलाबी रंग का हो जाता है। अभिक्रिया के माध्यम से समझा देना। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा है इसमें। फिनॉल को हवा व प्रकाश में खुला रखने पर धीमे ऑक्सीकरण द्वारा गुलाबी हो जाता है। पहले यह क्विनोन बनाता है, जो क्या है, फिनॉल के योगात्मक क्रिया करके गहरे लाल रंग का पदार्थ बनाता है। फिर जिसे क्या है, फिनोक्विनोन कहते हैं। इसे फिनॉल के दो अणु कीनोन में के एक अणु के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते होंगे। वही जो मैं आपको बताया वही आपका है। अब इसका आपको रासायनिक समीकरण जरूर याद कर लीजिए, किस प्रकार से आपका ये आपका दिया। पहले आपका ये फिनॉल है। ओके, फिनॉल आपको मतलब आपका ये फिनॉल है, इसमें ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो ये आपको बने कीनोन। ओके, और फिर कीनोन ने दोबारा किससे किया, फिनॉल से क्रिया कर ली तो दोबारा आपको बन जाए फिनोक्विनोन। ओके, और ये जो मिलता है उत्पाद ये गुलाबी रंग का होता है। इस प्रकार से आपको ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसके क्या प्रकार लिखिए। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, जो क्या है पेड़ पौधों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका समान सूत्र आपका ये दिया हुआ है, होता है याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक परिभाषा के अनुसार पॉलीहाइड्रोक्साइड एल्केहाइड, पॉली आपका हाइड्रोक्सी कीटोन तथा
ऐसे बृहद पदार्थ जो क्या है जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की ये क्या आपकी केमिस्ट्री वाली परिभाषा है, तो इसे भी आपको याद कर लेना होगा। प्रकार कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के प्रकार आपसे पूछा जा रहा है, तो मोनोसैकेराइड, आपका ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये आपके क्या है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट और हमारा क्वेश्चन है विटामिन ए डी सी के स्रोत व कमी से होने वाले रोग, इस बार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, आपको तो सभी का तैयार कर लीजिएगा, विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन आपका डी का और ई का भी। ओके, सभी का तैयार कर लीजिएगा कि उनके क्या है, उनके स्रोत कौन है। स्रोत मतलब हमें ये विटामिन कहाँ से प्राप्त होते हैं, साथ ही इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, याद कर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस से बन जाता है। देख ले तो विटामिन ए हमें किससे प्राप्त होता है, दूध, मछली के लीवर से, लीवर का तेल और गाजर, इनसे हमें क्या विटामिन ए प्राप्त होता है। ओके, और अगर हम विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग होता है, तो हमें रतौंधी हो जाता है, शरीर वृद्धि का टुकड़ा हो जाता है और रोगों के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी क्या है कम होती है। आगे नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन सी। तो विटामिन सी का हमें किससे मिलता है, तो नींबू, आंवला मतलब खट्टे पदार्थों से मिलता है। ओके, संतरा सबसे मिलता है विटामिन सी। ओके, उससे हमें रोग कौन सा हो जाता है कमी से, स्कर्वी, मैन इसका रोग है स्कर्वी रोग हो जाता है, पायरिया होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में कमजोर होना, विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी है, इससे क्या हमें किससे प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से होता है, कॉड लीवर से होता है, ऑल से, इन सबसे प्राप्त होता है। इससे हमें कौन सा रोग हो जाता है इसकी कमी से, रिकेट से हो जाता है, दांतों व हड्डियों में क्या है विकृति हो जाती है, तो ये आपका हो जाता है। इसी प्रकार से आपका विटामिन बी का, विटामिन ई का भी रह जाता है, वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको टॉप 9 क्वेश्चन बताएं, उससे पहले पार्ट 1 और कुछ आ चुका है 3 नंबर वाला, उसे भी आप देख लीजिए। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, चैनल देख लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।